टीचिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। जेटेट बैच लेकर के उपलब्ध हैं आज भी आप लोग के बीच। हम लोग कल देख चुके थे प्रारंभिक समाज। उसमें से हम लोग क्या क्या देखे कल कि पाषाण काल कैसे, उस पाषाण काल किसे कहते हैं। पत्थरों के द्वारा या औजारों या जलवायु के द्वारा जो परिवर्तन किया गया जो समाज में, वो प्रारंभिक समाज से प्रारंभ हुआ। उसमें से हम लोग देखे थे कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। फिर हम लोग देखे थे कि पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। तो कौन कौन सा भाग था? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल। इसमें से हम लोग पूरा देख चुके थे। उसमें से हम लोग फिर देखे थे कि कहाँ से कौन सा साक्ष्य मिला है। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग पूरा देख चुके थे कल। अब हम लोग देखेंगे उसी में से हड़प्पा सभ्यता, नगर का विकास कैसे हुआ। एनसीईआरटी रिलेटेड सारा नोट्स दिया जा रहा है, आप लोग को पूरा डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। पढ़िए आप लोग, जेटेट का इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं जेटेट के बैच को लेकर के हड़प्पा की सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो जिस प्रकार से अभी का दुनिया जिस प्रकार से बसा हुआ है, समाज जिस प्रकार से सब बन चुका है, उस प्रकार से उस समय भी हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे का इलाका कृषि और पशुपालन के लिए विख्यात थी और वहां का समाज पूरा बस चुका था। जिस प्रकार से आज हम लोग सड़कों को देखते हैं, उस समय भी वहां पर हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी, रावी नदी के किनारे जो गांव बसे हुए थे, वो इसी प्रकार से समकोण पर, किस प्रकार से समकोण पर जो भी सड़क जाती थी वो सारे समकोण पर काटती थी। इस तरह से सड़क होता था। इस तरह से कहीं पर भीड़ भाड़ होने की संभावना नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि यदि सड़क यहाँ पर जाम हो गया तो लोग इधर से आकर के निकल जाते थे। यदि सड़क यहाँ पर जाम हो गया तो क्या होता था, इधर से लोग निकल जाते थे। तो इस प्रकार से क्या था कि सड़कों का निर्माण बहुत बेहतर तरीका से हुआ था। वो एग्जाम्पल थोड़ा हजारीबाग में आप लोग को देखने को मिलेगा हड़प्पा सभ्यता की सड़कों का। ठीक, हम लोग देखते हैं आगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या था। तो बोलता है यह भारत की सबसे प्राचीन और बोलता है प्रथम नगरीय सभ्यता यदि कहा जाए तो कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता था। इसके पूर्व जो भारतीय इतिहासकार जो थे सो वैदिक सभ्यता को भी बोलता है सबसे प्राचीन सभ्यता मानते थे। लेकिन उत्खनन के बाद जब उत्खनन किया गया हड़प्पा का, उसके बाद सबसे प्राचीन सभ्यता किसे माना जाने लगा? तो ये हड़प्पा सभ्यता को माना जाने लगा। ये हड़प्पा सभ्यता तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है सो ये प्राग ऐतिहासिक सभ्यता है। क्या है? प्राग ऐतिहासिक सभ्यता है। और इसका बोलता सर्वप्रथम जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो खोज किया गया, इसका नाम स्थल किया गया, वो कौन किए थे? तो चार्ल्स मेसन ने किए थे। कब? तो 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया। 1853 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता स्थल से ही बोलता है अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा लिपि का बोलता कुछ साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया था। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग देखेंगे कि लाहौर से कांची के बीच में बोलता है रेलवे लाइन का निर्माण किया गया। ये भी साक्ष्य मिलता है वहां से। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या है कि हड़प्पा सभ्यता यह भारत की सबसे प्राचीन और प्रथम नगरीय सभ्यता है। और ये सभ्यता जो है सब भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। और प्रथम नगरीय सभ्यता किसे कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। इसके पूर्व भारतीय इतिहासकार वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीन सभ्यता मानते थे।
पहले बोलता है इससे पहले हड़प्पा सभ्यता का जब उत्खनन नहीं हुआ था तो किसको सबसे पहले उस सभ्यता मानते थे, प्राचीन सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता को सबसे प्राचीन मानते थे। लेकिन जब उत्खनन किया गया कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा, जब इसका पता लगाया गया तो ये पता चला कि वैदिक सभ्यता से पहले की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। देखिए, लेकिन उत्खनन के बाद यह सबसे प्राचीन सभ्यता बन गया। बोलता है उत्खनन करने के बाद क्या हुआ कि सबसे प्राचीन सभ्यता बन गया। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता को यद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान से चार्ल्स मैसोन को महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुआ। और बोलता है कि इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम किसको, तो 1826 ईस्वी में, सर इस स्लाइड अंदर घुस गया, 1826 ईस्वी में क्या हुआ कि हड़प्पा नामक स्थान से चार्ल्स मैसोन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त किए। प्राप्त किए। बोलता है पुनः 1853 ईस्वी में हड़प्पा स्थल से अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पा लिपि का कुछ साक्ष्य प्राप्त हुआ। और पुनः बोलता है कि 1853 ईस्वी में क्या हुआ कि अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पा लिपि का कुछ साक्ष्य प्राप्त हुआ। वो साक्ष्य जो है लाहौर से कराची, बोलता है लाहौर से कराची के बीच जब रेलवे लाइन का निर्माण किया गया, जब लाहौर से कराची के बीच जब रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था, तब बेटन बंधु जॉन ब्रेटन, विलियम ब्रेटन को कुछ असाधारण ईंट प्राप्त हुआ, कुछ असाधारण तरह का क्या हुआ, ईंट प्राप्त हुआ। और सरकार ने 1875 को अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किया। अब क्या हुआ कि जब कराची से लेकर के लाहौर के बीच में रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था 1853 ईस्वी में, तो वहां पर विलियम ब्रेटन के द्वारा कुछ ईंटा प्राप्त हुआ। और वो ईंटों के द्वारा क्या किया गया, सरकार ने क्या की कि 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा एक अनुसंधान बना करके उसको नियुक्त किया कि ये कब का ईंटा है, इसका साक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तो हम लोग देखे हड़प्पा सभ्यता में क्या कि हड़प्पा सभ्यता जो है तो भारत की सबसे प्राचीन और बोलता है प्राचीन सभ्यता है या तो प्रथम नगरीय सभ्यता है। उसके बाद हम लोग देखे क्या कि इसके पूर्व भारतीय इतिहासकारों ने इसके पहले क्या कहते थे, हड़प्पा सभ्यता को प्राचीन नहीं मानते थे, वैदिक सभ्यता को प्राचीन मानते थे। फिर हम लोग देखे कि उसके बाद जब उत्खनन किया गया हड़प्पा सभ्यता का, तो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने के बाद पता चला कि सबसे प्राचीन सभ्यता जो है सो हड़प्पा सभ्यता है। लेकिन कुछ लोगों ने हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता को भी मानते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के चैप्टर में ये चीजें नहीं दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है तो सिंधु घाटी की सभ्यता, वो कैसी सभ्यता है, तो अदैतिहासिक काल की सभ्यता है। और हम लोग आगे देखें कि 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसोन ने हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य को प्राप्त किए थे। और उसके बाद देखें कि पुनः 1853 ईस्वी में जो है सो अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा लिपि का कुछ साक्ष्य प्राप्त किया। और लिपि प्राप्त करने के बाद में उस क्या किया कि जब रेलवे स्टेशन बन रहा था लाहौर से कराची के बीच में, तो वहां पर
कुछ ईंटें प्राप्त हुआ कनिंघम को, ब्रिटेन विलियम को। तो ब्रिटेन विलियम ने क्या किया, सरकार की मान्यता लेकर के 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में क्या हुआ कि ये अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किया। अब आगे हम लोग देखते हैं, लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में, कब, लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। और इसका बोलता है महानिदेशक कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। बोलता है लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में, कब, 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया। और स्थापना करने के बाद क्या हुआ कि वहां का निदेशक जो था, महानिदेशक कौन थे, तो वहां महानिदेशक किसको बनाया गया था, सर जॉन मार्शल को बनाया गया था। 1921 ईस्वी में क्या हुआ कि हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई किया गया और परिणाम स्वरूप इस नगरीय सभ्यता के बारे में हम लोगों की जानकारी प्राप्त हुई। तो ये क्वेश्चन है, वो पूछता है कि किसके समय में, यहां से पूछेगा कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई किया गया। परिणाम स्वरूप बोलता है इस नगरीय सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण लोगों की जानकारी, मतलब लोगों की बहुत हम लोगों की जानकारी प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई 1921 ईस्वी में किसके निरीक्षण में किया गया, तो सर जॉन मार्शल की निरीक्षण में किया गया। लेकिन जिस समय हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हो रही थी उस समय 1921 ईस्वी में, तो वहां पुरातत्व, अब क्वेश्चन यहाँ ये और पूछता है कि पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया था, तो 1904 में किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। अब देखेंगे इसके अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों को बोलता है शामिल किया जा सकता है। नामाकरण के, हड़प्पा सभ्यता के नामाकरण के बारे में विभिन्न मत दिया गया है। कौन कौन सा, सिंधु घाटी की सभ्यता, इस सभ्यता का प्रारंभिक विस्तार सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में हुआ था, इसलिए यह नाम रख दिया गया। सर जॉन मार्शल ने 1924 में यह नाम दिया था। समझिए बात के, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों पड़ा, तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक प्रारंभिक विस्तार बोलता है सिंधु घाटी नदी के क्षेत्र में था, इसलिए सिंधु नदी के किनारे होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और इसका जो नामकरण किए थे किसने, हड़प्पा सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया, तो 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने किया था। मेलुहा सभ्यता, मेलुहा सभ्यता क्या है, तो मेलुहा सभ्यता ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है। सिंधु नदी घाटी को मेलुहा कहा गया है, इसलिए यह नाम रखा गया है। अब समझिए कि मेलुहा सभ्यता क्यों कहा गया। बोला जाता है कि मेसोपोटामिया वर्तमान इराक, कहां पर है मेसोपोटामिया, वर्तमान इराक में है, में सिंधु नदी घाटी को मेलुहा कहा गया है, इसलिए यह नाम रख दिया गया और इसीलिए यह नाम रख दिया गया है। प्रस्तर बोलता धातु युगीन सभ्यता क्या है, प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता क्या है, तो इस काल में धातु का औजार अधिक प्रचलित था। आप समझिए, इस काल में धातु का औजार बहुत अधिक प्रचलित था। किस समय, सिंधु घाटी की सभ्यता, प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता के समय। लेकिन पत्थर का औजार भी पहले से चला आ रहा था, पत्थर का औजार पाषाण काल से चला आ रहा था, इसलिए दोनों को मिलाकर प्रस्तर
धातु युगीन सभ्यता के नाम से जाना गया। अब क्या है कि प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इस हड़प्पा सभ्यता के दरमियान आने के बाद पहले से पत्थर के औजार बनाए जा रहे थे और उसके बाद धातु के औजार बनाए जाने लगे। तो धातु का औजार और पत्थर के औजार को मिला करके जो सभ्यता बनी उसी का नाम क्या पड़ गया? प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता नाम पड़ गया। क्या पड़ गया? प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता नाम पड़ गया। कांस्य युगीन सभ्यता क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता आप जान रहे होंगे। कांस्य युगीन सभ्यता हम लोग कैसे कहेंगे? तो कांसा का मतलब कांसा का प्रयोग किया गया होगा, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता नाम रखा गया। इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे अधिक कांसा का प्रयोग किया जाता था। और बोलता है कांस्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत सबसे अधिक किसका प्रयोग किया जाता था? कांसा का प्रयोग किया जाता था। इसलिए इस सभ्यता को क्या नाम दिया गया? कांस्य युगीन सभ्यता नाम दिया गया। हड़प्पा सभ्यता में बोलता लोहा के बारे में जानकारी नहीं था। और बोलता हड़प्पा सभ्यता में लोहा के काल का जानकारी था ही नहीं। कब प्राप्त जानकारी प्राप्त हुआ? तो 1000 ईसा पूर्व के बाद में क्या हुआ? ताम्रपाषाण काल का प्रारंभ किया गया और उस समय से हम लोग को ये पता चलने लगा कि कांस्य युगीन सभ्यता जो लोहा का प्राप्ति, लोहा का धातु का प्रयोग किया जाने लगा। कब? 1000 BC के बाद में। और उससे पहले हम लोग देखते थे कि लोहा का प्रयोग होता ही नहीं था। तो हम लोग देखें कि मेलुहा सभ्यता क्या है। तो मेलुहा मतलब मेसोपोटामिया के इराक, वर्तमान नाम अभी इराक में है। सिंधु घाट नदी घाटी को ही क्या कहा गया? मेलुहा कहा गया है। इसलिए इसका नाम मेलुहा सभ्यता रखा गया है। प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता क्या है? बोलता है इस काल में धातु का औजार अधिक प्रचलित था, लेकिन पत्थर के औजार भी बोलता पहले से चलाया आ रहा था। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता पड़ गया। कांस्य युगीन सभ्यता क्या था? तो बोलता है इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे अधिक बोलता है कांसा का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसको क्या कहा गया? कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सभ्यता में लोहा का जानकारी नहीं प्राप्त होती क्योंकि उस समय लोहा का प्रयोग नहीं किया जा रहा था। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है कि मतलब लोहा की जानकारी हड़प्पा सभ्यता में थी? तो नहीं थी। किस धातु का जानकारी था? कांसा का धातु का जानकारी था। तो अच्छे तरीका से एकदम ध्यान से आप लोग पढ़ते जाइए और मजा लेते जाइए, समझे? पूरा डिटेल पूर्वक आप लोग को पढ़ाया जाएगा हिस्ट्री, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये दावा है आप लोग का, हम मेरे तरफ से, पिंटू कुमार की तरफ से। आप हिस्ट्री हमसे पढ़िए, देखिए फिर क्या रोमांचक ला देते हैं। हड़प्पा सभ्यता बोलता है यह वर्तमान में सबसे उपयुक्त नाम है, क्योंकि पुरातत्व विभाग के अनुसार किसी भी सभ्यता का क्षेत्र बहुत विस्तारित हो जाता है तब उसका नाम उसी स्थल पर रख दिया जाता है जिसके बारे में सबसे पहले जानकारी मिला हो। अब बोला जाता है कि जिसके नाम की नाम बोलता हड़प्पा सभ्यता नाम कैसे पड़ा? बोलता यह वर्तमान में बोलता सबसे उपयुक्त नाम था उस समय, इसलिए बोलता क्योंकि पुरातत्व विभाग के अनुसार जो है किसी भी सभ्यता के बोलता क्षेत्र बहुत विस्तारित हो गया है, मतलब बहुत लोग जान चुका उस क्षेत्र को, तो उसी के नाम पर उस स्थल का नाम रख दिया जाता है। इसी प्रकार से हड़प्पा नाम विख्यात हो चुका था, तो क्या नाम रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया गया। क्षेत्रफल बोलता हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल प्राचीन विश्व की सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता के रूप में माना गया है। प्राचीन सब विश्व की
सभ्यताओं में सबसे बड़ी बोलता सभ्यता के रूप में माना गया है। हड़प्पा सभ्यता का बोलता संपूर्ण क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 किलोमीटर। कितना? 12,99,600 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। निर्माता हम लोग देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के जनक के बारे में हम लोग विद्वानों में मतलब एक समान मत नहीं है। वो कोई भाषा विज्ञान के आधार पर रखा है, कोई शारीरिक विज्ञान के आधार पर रखा है, तो कोई कला और सांस्कृतिक तथ्य के आधार पर रखा है, कुछ लोग पुरातात्विक स्रोत के आधार पर रखे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कौन क्या बोला है, कौन कौन सा जनक, कौन विद्वान ने क्या बोला, हम लोग एक एक करके देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के जनक के बारे में विद्वानों में मतलब एक समान मत नहीं है। भाषा विज्ञान जो है, शारीरिक विज्ञान, कला, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक स्रोत के आधार पर विद्वानों में ने अपना अपना मत प्रस्तुत किया है। जैसे हम लोग देखेंगे सर जॉन मार्शल जो हैं, सर जॉन मार्शल वो क्या बोले? सुमेरियन काल से है। गार्डन बर्ज, गार्डन चाइल्ड या तो गार्डन बर्ज जो है सो सुमेरियन बोले हैं। राखल दास बनर्जी द्रविड़ बोले हैं। डॉक्टर गुहा जो है सो मंगोल या अल्पाइन बोले हैं, जो मिश्रित जाति है। और स्वरमान मत जो है सो द्रविडियन का है। मतलब सबसे ज्यादा लोग क्या बोला है? तो द्रविडियन बोला है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे सो क्या ऐसे थे? द्रविडियन थे। तो द्रविडियन की जानकारी सबसे ज्यादा मिलती है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता के जन्म विदेशों में नहीं बल्कि भारत में हुई है। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी विद्वान है उसके तथ्य के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो जन्म हुआ है सो विदेश में नहीं हो करके भारत में हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोग को जानकारी धीरे धीरे प्राप्त हो रहा है कि कैसे कैसे सभ्यता का विकास हुआ, कैसे कैसे सभ्यता का नाम पड़ा और नामकरण कैसे रखा जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं काल निर्धारण, उसका काल निर्धारण कैसे किया गया कि कब का हड़प्पा सभ्यता है, इसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता के बारे में विवाद है, उसी तरह काल निर्धारण में भी विद्वानों में मतभेद है। अब बोला जाता है कि जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के निर्माता के बारे में विवाद है, उसी तरह से काल निर्धारण में भी विद्वानों में मतभेद है। विद्वान का नाम और काल बोलता है। सर जॉन मार्शल का बोलते हैं कि 3250 बीसी से 2750 बीसी तक के काल है। अर्नेस्ट मैके जो है सब क्या बोलते हैं 2800 से 2200 बीसी। एम व्हीलर जो है सो क्या बोल रहे हैं 2500 बीसी से 1500 बीसी। रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार 2350 से 1750 ईस्वी। एनसीईआरटी आपका यही बोलता है। एनसीईआरटी क्या कहता है? कार्बन डेटिंग विधि को मानता है 2350 से लेकर के 1750। स्वरमान्य मत क्या है? 2350 से 1750 थी। तो हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण जो किया गया सो सबसे ज्यादा मान्य कौन है? 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी के दरमियान में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ और उत्थान हुआ, और 1750 होते होते क्या हो गया? ये पतन की ओर अग्रसर हो गए। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि ये मान्य तिथि पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो मान्य तिथि है सो कितना है? तो 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी।
स्वरूप क्या है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? बोलता हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप दो भागों में विभाजित किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के स्वरूप कितने भागों में विभाजित किया गया? दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला नगरीय सभ्यता और दूसरा शांति मूलक स्वरूप सभ्यता। शांति मूलक स्वरूप सभ्यता। तो नगरीय सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। पुरातात्विक साक्ष्य यह स्पष्ट करते हैं कि इस काल में नगर निगम और नगर पालिका और क्या नगर पालिका जैसी प्रशासनिक इकाइयां रहा होगा। अब देखिए बोलता है पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार से हम लोग स्पष्ट कहते हैं कि क्या होगा कि इस काल में नगर निगम और नगर पालिका जैसी क्या होगा? प्रशासनिक इकाई रहा होगा। अब कहने का मतलब कि ये नगरीय सभ्यता में देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी से कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। नगर के बारे में पढ़ना है, देखिए सिलेबस में यही चीज दिया हुआ है। तो नगरीय सभ्यता थी। अब उस नगर के पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार से स्पष्ट होता है कि हड़प्पा में नगर निगम के जैसा, जिस तरह से अभी नगर निगम हम लोग का झारखंड और कहीं पर देखते हैं नगर निगम है, उस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में भी नगर निगम रहा होगा, इस अनुमान लगाया जा रहा है। तो नगर पालिका रहा होगा, प्रशासनिक व्यवस्था उस समय हड़प्पा में होगी, ये अनुमान लगा करके किया जा रहा है। कुछ इतिहासकारों ने इसको शोध भी किए हैं। शोध के दरमियान में यह स्पष्ट करना पड़ता है कि हाँ, जो साक्ष्य मिला उस साक्ष्य को यहाँ पर लिखा जाता है। अब देखते हैं शांति मूलक स्वरूप हड़प्पा सभ्यता शांति मूलक सांस्कृतिक का उदाहरण है। तो हड़प्पा सभ्यता किसका उदाहरण है? शांति मूलक सांस्कृतिक का उदाहरण है, क्योंकि अब तक बोलता है 2000 से अधिक स्थलों की खुदाई हुआ है। 2000 से अधिक स्थलों की खुदाई हुआ है और किसी भी स्थल से बोलता है युद्ध संबंधी हथियार नहीं मिला हुआ है। युद्ध संबंधित हथियार नहीं मिला हुआ है। किसी भी स्थल से बोलता है कि युद्ध संबंधित हथियार नहीं मिला हुआ है। और नगर नियोजन हम लोग देखेंगे, नगर नियोजन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता विश्व के संदर्भ में एक नगरीय सभ्यता थी। अध्ययन की बोलता सुविधा के लिए इसको निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। दो स्तरीय नगर बोलता इस सभ्यता के अंतर्गत दुर्ग और निचला नगर दो भागों में विभाजित कर शहर को बसाया गया था। बोलता इस सभ्यता के अंतर्गत दुर्ग निचला नगर दो भागों में विभाजित कर शहर को बसाया गया था। दुर्ग में संपन्न वर्ग, बोलता है दुर्ग में संपन्न वर्ग के लोग रहते थे और निचला नगर में मजदूर वर्ग के लोग रहते थे। अधिकांश शहरों में इसको घेराबंदी किया गया था और अधिकांश शहरों को क्या किया गया था? घेराबंदी किया गया था। चनहुदड़ो एकमात्र स्थल जिसका घेराबंदी नहीं किया गया था। अब आप समझिए कि एक ऐसा स्थल जो घेराबंदी नहीं किया गया था, तो चनहुदड़ो को नहीं किया गया था। बाकी बात जितने भी स्थल थे उसका घेराबंदी कर दिया गया था। कहने का मतलब एक गांव है, इस गांव को, इस इलाका को क्या किया गया कि अपने पूरे इलाका को क्या किया गया? बाउंड्री मार दिया। इसी को घेराबंदी कहते हैं। अब हम लोग क्या पढ़े? बोलता है कि नगर नियोजन क्या था कि हड़प्पा सभ्यता विश्व के संदर्भ में एक नगरीय सभ्यता थी। अध्ययन की बोलता सुविधा के लिए से क्या किया गया? निम्नलिखित भागों में विभाजित कर दिया गया। दो स्तरीय नगर जो है सो हम लोग देखते हैं कि इस सभ्यता के अंतर्गत दुर्ग था और निचला नगर था, दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। अब हम लोग यहाँ पर देखें कि दुर्ग में बोलता संपन्न वर्ग
के लोग रहते थे। दुर्ग में कौन? संपन्न वर्ग के लोग रहते थे। और निचले नगर में मजदूर वर्ग रहते थे। मतलब कहने का मतलब दो जगह था, एक दुर्ग इलाका पूरा है गांव का, तो ये ऊपर वाला दुर्ग, जो ऊपर वाला इलाका था वो दुर्ग कहलाता था, और नीचे वाला इलाका ये निचला नगर कहलाता था। निचला नगर कहलाता था। अब क्या था कि जिसके पास पैसा अधिक थी, जिसके पास संपत्ति धन अधिक था, वो सब लोग कहां पर रहते थे? दुर्ग में रहते थे, दुर्ग में अपना घर बनाए हुए थे। लेकिन जो मजदूर वर्ग था, मजदूर वर्ग था, ये कहां पर रहता था? निचला नगर में रहता था। तो इसकी संख्या अधिक थी, निचला वर्ग में रहने की संख्या अधिक थी। तो यही चीजों को यहाँ पर बताया कि क्या गया है कि इस सभ्यता के अंतर्गत दुर्ग और निचला नगर दो भागों में विभाजित कर बोलता शहर को बसाया गया था। दुर्ग में संपन्न वर्ग के लोग रहते थे। सही बात है, दुर्ग में कौन लोग रहते थे? संपन्न वर्ग के लोग रहते थे, जो इसके पास धन संपत्ति ज्यादा था, पैसा ज्यादा था। निचला नगर में मजदूर वर्ग रहता था। निचला वर्ग में कौन रहता था? मजदूर वर्ग रहता था। बोलता अधिकांश शहरों को घेराबंदी किया गया था। अरे अधिकांश शहर जो थे घेराबंदी कर दिया गया था, लेकिन एक ऐसा इलाका जो घेराबंदी नहीं किया गया था, वो कौन सा शहर था? तो चनहुदड़ो था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी का एग्जाम में पूछा गया था। बीपीएससी टीआरई 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल ऐसा था जिसको जिसका इलाका घेराबंदी नहीं किया गया था? तो वो कौन सा स्थल था? चनहुदड़ो था। जल प्रबंधन के बारे में हम लोग देखेंगे। जल प्रबंधन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जल प्रबंधन की व्यवस्था उत्तम कोटि की थी। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत में क्या था? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत में हम लोग क्या देखते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जल प्रबंधन की व्यवस्था, जल प्रबंधन की व्यवस्था उत्तम कोटि की थी। मतलब वहां पर जल व्यवस्था बहुत अच्छा सुचारू रूप से, नल की व्यवस्था किया गया था। हर घर में नल का पानी व्यवस्था किया गया था। स्वच्छ जल बोलता है का आगमन, और बोलता है गंदे पानी के निकास के लिए बोलता नालियों का निर्माण किया गया था। मतलब जल, स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए नल की व्यवस्था की गई थी। और गंदे पानी को निकालने के लिए क्या किया गया था? नलियों की व्यवस्था की गई थी। वहां का नली कैसा होता था? तो हम लोग देखते हैं कि जैसे मान के चलो ये घर है, ये बसा हुआ घर है, और क्या होता था, ये मान के चलो गांव का सड़क है, और एक सड़क ये है, और इधर से भी गांव बसा हुआ है। तो क्या होता था, छोटे सड़कों के किनारे किनारे नालियां होती थी, और ये नाली एक बड़ा सड़क के किनारे होता था। तो ये नालियां, छोटे नालियां कहाँ आकर के मिलती थी? बड़े सड़क के किनारे में, बड़े सड़क की नालियों में। और बड़े सड़क की नालियां कैसी बनी हुई थी? तो ये नालियां मान के चलो यहाँ से यहाँ तक बन रही है, तो यहाँ पर एक बनाया जाता था खाचा टाइप में, उसको ढक दिया जाता था। जो भी कचरा आकर के जमा होता था यहाँ पर, और यहाँ से क्या हो जाता, साफ यहीं पर लोग करते थे, इसे ढक दिया जाता था। फिर इसी प्रकार से आगे में आकर के इस तरह से बनाया जाता था कि फिर इसको ढक दिया जाता था, और जो भी कचरा यहाँ से निकाल दिया जाता था। और छोटी छोटी नालियां सब इसी में आकर के मिलती थी, जो भी छोटी नालियां होती थी इसी में आकर के मिलती थी। तो इस प्रकार से वहां पर बहुत सुचारू रूप से, जिस प्रकार से अभी शहर की व्यवस्था किया जाता है, उस समय हड़प्पा सभ्यता में इस तरह का व्यवस्था था। तो सोच सकते हैं आप लोग कि उस समय का समाज कितना विकास किया होगा। नली का व्यवस्था है, पानी, शुद्ध पानी, जल का व्यवस्था है। तो समझ सकते हैं कि उस समय भी व्यवस्था किस प्रकार से थी, उस समय के लोग कैसे जीते थे। कालीबंगा
से उत्तम कोटि का जल प्रबंधन का साक्ष्य मिलता है। अब देखिए कहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है कि उत्तम कोटि का जल प्रबंधन कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगा से मिलता है। ये क्वेश्चन भी आई है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बोलता है उत्तम कोटि का जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, तो कालीबंगा से मिला हुआ है। वर्तमान में सर्वोत्तम कोटि का जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से, तो धोलावीरा से। ही दोनों कंफ्यूजन क्वेश्चन है। पहले सुनिए, उत्तम कोटि का के जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से, कालीबंगा से। लेकिन अधिकतम क्वेश्चन कौन पूछता है, तो वर्तमान समय वाला, कि वर्तमान में सर्वोत्तम कोटि का जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो धोलावीरा से मिला हुआ है। तो बोलेगा कि उत्तम कोटि के जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, तो धोलावीरा से मिला है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़े। हम लोग पहले सबसे पहले कि नगर नियोजन क्या है, तो बोलता है हड़प्पा सभ्यता एक नगर नियोजन सभ्यता थी। ये चीज हम लोग देख लिए। 2 स्तरीय नगर था, एक था दुर्ग और एक निचला नगर था। निचला नगर में कौन रहता था, तब मजदूर वर्ग के लोग रहते थे। ऊपर और जो दुर्ग था तो उसमें कौन रहता था, तो ये संपन्न व्यक्ति धनी लोग रहते थे उसमें। उसके बाद हम लोग देखे कि सब इलाका जो था सो क्या किया गया था, घेरेबंदी किया गया था। लेकिन एक ऐसा इलाका था जहां घेराबंदी नहीं किया गया था, वो इलाका कौन था, तो चनहुदड़ो था, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग देखे कि जल प्रबंधन की व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में कैसी थी, तो जल प्रबंधन की व्यवस्था जो थी हड़प्पा सभ्यता में सो बहुत उच्च कोटि का था। अब क्या हम लोग देखे कि स्वच्छ जल का आगमन और बोलता हड़प्पा सभ्यता में गंदी पानियों को निकालने के लिए नली का व्यवस्था किया गया था। उसके बाद हम लोग देखे कि कालीबंगा एक ऐसा इलाका था जहां से उत्तम प्रबंध बोलता है उत्तम कोटि के जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लेकिन हम लोग क्या देखे फिर कि वर्तमान समय में सर्वोत्तम उत्तम कोटि के जल प्रबंधन का साक्ष्य कहां से मिला, तो धोलावीरा से मिला हुआ है। ये सब चीजों को क्लियर एक एक करके रखिएगा, ना तो कालीबंगा को धोलावीरा में लगा दीजिए और धोलावीरा को कालीबंगा में लगा दीजिए, आंसर जाता है गलत हो। तो इसलिए वर्तमान समय के उत्तम कोटि के जल प्रबंधन धोलावीरा और उत्तम कोटि के जल प्रबंधन का साक्ष्य कहां से मिला था, पहले तक कालीबंगा। ये सब चीजों को अब बोलेगा घेराबंदी कहां पर नहीं किया गया था, चनहुदड़ो को। बाकी बात सारा इलाका क्या था, ये घेराबंदी किया गया था। ये सारी चीजों को क्लियरेंस होनी चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं सड़क प्रबंधन। देखिए अभी सड़क के बारे में बोल रहे थे, समकोण पर होता था, उससे नालियां निकाली जाती थी, बड़ा में मिलाया जाता था, सारा चीज दिया हुआ है। आगे पढ़िए तो आप लोग सही, सब चीज लिखा हुआ यहाँ पे, पढ़िए तो सही। अब देखते हैं हम लोग के बोलता है इस सभ्यता के अंतर्गत पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई चक्की ईंट से सड़कों का निर्माण किया गया था, जिससे शहर शतरंज बोर्ड के तरह दिखाई देता था। शतरंज बोर्ड की तरह दिखाई देता था। कहने का मतलब ये है कि सड़क बनाया जाता था, ये है इलाका और ये इलाका। तो ये क्या होता था कि जो इधर से सड़क आ रही है सो यहाँ पर आकर के काटी और फिर नीचे गई है। फिर क्या है कि ये इलाका फिर यहाँ पर शहर गांव बसा हुआ था, इस तरह से जाके काट रहे थे, मतलब उधर से आया इलाका, यहाँ पर सड़क काटा, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, इस तरह से यहाँ पर इस तरह से काटता था। इस तरह से क्या होता था, जो भी सड़कें थी से समकोण पर काटते थे। कि इससे क्या फायदा था समकोण पर काटने के मतलब, मान के चलिए इस इलाका को इस तरह से काट दिया गया है, कुछ लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पे बसे हुए, कुछ लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, इस तरह से इलाका पूरा फुल है। अब क्या है, किसी व्यक्ति को यहां से निकल करके इस सड़क से निकल करके यहां से निकल करके यहां पर आना है,
यहाँ पर आना है लोगों को इसको। अब क्या करेगा, यहां से निकलेगा, मान के चलिए इसको यहां से ऐसे आता रहे, ऐसे आकर के यहां पर आ जाता। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यदि यहां से निकला और यहाँ आते आते यहाँ भीड़ है, तो ये क्या करेगा, वापस रिटर्न ले करके इधर से और इधर से आकर के यहाँ आ जाएगा। यदि आप मान के चलिए कि घर से निकला यहाँ पर और ये यहाँ पर भी भीड़ जाम है, यहाँ पर भी जाम है, तो ये क्या करेगा, इधर से जाएगा और इधर से जाएगा और इधर से आकर के इधर आ जाएगा। समझ रहे ना। तो क्या होता था, समकोण पर सड़क होने के बाद क्या होती है, जाम की संख्या, जाम नहीं पड़ता है। इसलिए उस समय कितने विद्वान लोग कितने सोच समझ करके सड़क बनाए हुए थे कि जाम नहीं पड़ता था। जैसे अभी देखिए हजारीबाग में कोर्रा चौक में जाम पड़ जाएगा, तो वो क्या था कि यहाँ पर क्या कि आगे फिर उधर जाने का रास्ता कहाँ है ही नहीं। आपको आदि डिस्ट्रिक्ट मोड़ जाना है तो फिर कहाँ से जाइएगा, तो वही रास्ता, एक ही रास्ता है, तो इसके वजह से जाम पड़ जाता है। तो क्या था कि उस समय उस वैसा वहां पर व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आप देखिए जाकर के गुरु गोविंद सिंह रोड, जो आपका लक्ष्मी टॉकीज का रोड, ये सब क्या है कि समकोण पर बनाया गया है, तो क्या होता है उधर जाम उतना ज्यादा नहीं पड़ता है। उस तरह से हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि सड़क का जो निर्माण किया गया था समकोण पर काट करके किया गया था, और सड़क पर समकोण जो थी इलाका, तो क्या होता था, जाम इस इलाका नहीं पड़ता था। किसी को कहीं जाना है तो यहाँ से निकला आदमी तो अपना किसी कोई भी रास्ता अपना करके अपना पहुंच जाता था। अब हम लोग आगे देखते हैं कि मुख्य सड़कों की बोलता चौड़ाई 9 मीटर और गलियों की चौड़ाई 3 मीटर होती थी। अब देखिए जो मुख्य सड़क होता था, जो मेन रास्ता होता था, सो 9 मीटर का होता था चौड़ा, और जो गली का रास्ता होता था सो कितना होता था, 3 मीटर का होता था गली का रास्ता। ईंटों का अनुपात जो होता था सो 4:2:1 होता था। मतलब जो ईंट बनाया जाता था सो 4 फीट लंबा, 1 फीट मोटा और 2 फीट चौड़ा होता था। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देख लिए, तो देखिए इस तरह से क्या था, शतरंज के बोर्ड की तरह था ना सड़क जो बनाया गया था। यही चीजों के बारे में हम लोग देखे। सड़क प्रबंधन, सड़क प्रबंधन के बारे में हम लोग क्या जाने कि जो भी हड़प्पा सभ्यता में सड़क बनाया गया था सो पूरब से पश्चिम या तो उत्तर से दक्षिण बनाया गया था। वो क्या था कि एक दूसरे को सड़क को समकोण पर काटता था। तो समकोण पर काटने का वजह क्या था, क्योंकि जाम ना पड़े, क्योंकि किसी को कहीं पर जाना है तो वो इलाका को क्या करे, सड़क को नहीं तो दूसरा सड़क को प्रयोग करके जो जाम नहीं उससे निकल जाता था। इस प्रकार से क्या था कि वहां पर जो भी सड़कें थी कैसी दिखती थी, शतरंज बोर्ड की तरह दिखती थी, और शतरंज बोर्ड की तरह दिखता था। और वहां का जो मुख्य रास्ता होता था, जो मेन रास्ता होता था, वो 9 मीटर की होता था। लेकिन गली का जो रास्ता होता था सो कितना होता था, तो ये 3 मीटर का होता था। ईंटों का अनुपात हम लोग देखते हैं 4:2:1 होती थी। अभी भी वैसा ही बनाया जाता है। तो सोचो उस समय का नकल अभी किया जा रहा है समाज में। अभी भी समाज में, समाज का जो विकास किया जा रहा है भारत में या झारखंड में कहीं पर भी, तो वो क्या किया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का नकल करके अभी बनाया जा रहा है। वो सोचिए उस समय में नली होता था, उस समय में नल होता था, उस समय में मुख्य सड़क अच्छे से बनाए जाते थे, तो उसका प्रयोग अभी भी किया जा रहा है। ईटा जो बनता था सो 4:2:1 का अनुपात में होता था, अभी भी वैसा ही बनाया जा रहा है। तो ये सब जो भी चीजें का प्रयोग अभी हो रहा है, लेकिन उस समय हड़प्पा सभ्यता में पहले ही हो चुका था। अब हम लोग देखेंगे भवन निर्माण के बारे में। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बोलता तथ्यों को शामिल किया जा सकता है, और इसको बोलता निम्नलिखित तथ्यों के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। बृहद स्नानागार, देखिए बृहद स्नानागार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह बोलता मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। देखिए बृहद स्नानागार कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो में है। यह बोलता है 39 फीट लंबा, और ये 39 फुट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा होता था। और ये जो बृहद स्नानागार, मतलब ये स्नानागार कैसा होता था, नहाने का जगह को बृहद स्नानागार कहा जाता है। तो ये ऐसे करके बनाया गया। मान के चलो ये 39 फीट का लंबा होता था, 23 फीट का चौड़ा होता था
और ये गहराई जो होता था ना, ये 9 फीट का होता था, गहराई 9 फीट का होता था। तो इस तरह से क्या किया गया था कि बनाया गया था बृहद स्नानागार को। कुछ विद्वानों के अनुसार धार्मिक कार्य के समय एवं अधिकांश विद्वानों के अनुसार सार्वजनिक समारोह के लिए, मनोरंजन के लिए इसको खोला जाता था। इसके तहत बोलता है इसके सतह पर बिटुमिन का पोल लगा दिया जाता था, जिससे यह पक्की ईंटों के जैसा हो जाता था। जैसे क्या होता था, समझिए पॉइंट को। क्या बोला गया कि मोहन हड़प बृहद स्नानागार क्या था, ये कहाँ पर पाया जाता है, मोहनजोदड़ो में मिला था। वो ये क्या था, तो एक स्नान करने का जगह होता था। ये कैसे बनाया गया था, तो ये 39 फीट लंबा था, 23 फीट की चौड़ाई थी, 23 फीट की चौड़ाई, और गहरा 9 फीट का बनाया गया था। जैसे कुंड अभी कैसे बनाया जाता है, जैसे सूरज कुंड, तो सूरज कुंड को कैसे बनाया गया कि 40 फीट ऐसे बना दिया गया, 20 फीट का चौड़ा बना दिया गया, 3 फीट का गहरा। तो उस प्रकार से उस समय वहां पर स्नान करने के लिए 39 फीट का लंबा, 23 फीट का चौड़ा और 8 फीट का गहरा एक बृहद स्नानागार बनाया गया था। वो बृहद स्नानागार में क्या थी, कुछ विद्वानों के अनुसार धार्मिक कार्य के बोलता समय, अधिकांश विद्वानों के अनुसार सार्वजनिक समारोह के लिए, मनोरंजन के लिए इसको खोला जाता था। और बोलता है मनोरंजन नहाने के लिए, अभी स्विमिंग पूल में कैसे जाके लोग नहाते हैं, तो उस तरह से उस समय मनोरंजन के लिए अभी क्या किया जाता था। देखिए सोचिए, उस समय भी मनोरंजन के लिए हम लोग अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग को यदि मनोरंजन करना हो तो क्या करते हैं, पार्क जाते हैं, स्विमिंग पूल पार्क बनाया गया है। जैसे में अभी का आपका डेमो टाउन में अभी बनाया गया, तो वहां पर जा करके लोग क्या करता है, वहां नहाने के लिए मनोरंजन करता है। तो उसी प्रकार से उस समय सोचिए, उस समय कितना लोग मनोरंजन के लिए भी, कितने लोग वो अति थे। तो उस समय क्या किया गया था, मनोरंजन के लिए बृहद स्नानागार बनाया गया था। और उसमें क्या होता था, उस समय भी लड़का और लड़की पहुंचते थे कहां पर, बृहद स्नानागार में नहाने के लिए, और मनोरंजन करके आते थे। जिस प्रकार से अभी स्विमिंग पूल में लोग पहुंचते हैं, अभी फी कितना है, 500 रुपया जाने का। तो उस समय भी लोग मनोरंजन करने के लिए कहां पहुंचते थे, बृहद स्नानागार में पहुंचते थे। इसके तहत बोलता है इसके सतह पर बिटुमिन का लेप लगा दिया जाता था, बिटुमिन का लेप लगा दिया जाता था। अब बृहद स्नानागार बना हुआ है, मान के चलो ये बृहद स्नान, तो इसके साइड में हम लोग जैसे बाउंड्री कर देते हैं, तो अभी उस समय क्या होता था कि बिटुमिन का बोलता है लेप लगा दिया जाता था, जो क्या होता था, पक्की ईंटों के जैसा होता था, पक्का ईंट होता है उसके जैसा ही होता था उस समय बिटुमिन। तो उस तरह से क्या होता था, उसको घेर दिया जाता था। तो क्या होता था, सुरक्षा की व्यवस्था था। अन्नागार के बारे में हम लोग देखते हैं, अन्नागार क्या है, या भी बोलता मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। अन्नागार कहाँ से मिला हो, मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। अन्नागार कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। बृहद स्नानागार कहाँ से मिला हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ। क्वेश्चन याद रखते जाइएगा, भूलना नहीं है। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो, स्नानागार मोहनजोदड़ो मिला हुआ है। यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन है, अन्नागार है। गोदीबाड़ा यह लोथल से प्राप्त हुआ है। गोदीबाड़ा पूछता क्वेश्चन की गोदीबाड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल से। तो यह लोथल से प्राप्त हुआ है, कौन से, गोदीबाड़ा। इससे बोलता है बंदरगाह के में से बोलता सर्वाधिक विदेशों के साथ व्यापारिक कार्य किया जाता था। इसी बंदरगाह से बोलता सर्वाधिक विदेशों के साथ व्यापारिक कार्य किया जाता था। अब लोथल एक ऐसा बंदरगाह था जो सबसे अधिक व्यापार आयात निर्यात किया जाता था विदेशों से। जैसे मेसोपोटामिया जाना, इराक जाना है, तो इराक से जो भी सामान आती थी इसे लोथल से होते हुए आती थी, लोथल के बंदरगाह पर पहुंचता था। उसके बाद कहाँ आती थी, पूरा भारत में। लोथल कहाँ है, तो गुजरात के में है। लोथल गुजरात में है, एक बंदरगाह है, अभी भी है। तो लोथल बंदरगाह पर पहुंचता था।
समझते जाइए सारे चीजों को। पुरोहित का आवास या भी बोलता मोहनजोदड़ो से बोलता बृहद स्नानागार के समीप मिला है, जिससे स्पष्ट होता है कि पुरोहित का स्थान प्रथम था। पुरोहित का स्थान प्रथम था। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से बोलता है मंदिर का प्रमाण नहीं मिला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से बोलता है मंदिर का प्रमाण नहीं मिला हुआ है। तो हड़प्पा स्थल से क्या मंदिर का निर्माण का प्रमाण मिलता है? तो नहीं मिलता है। ये सब नहीं क्वेश्चन वाला याद रखिएगा। आगे देखते हैं सब सभा भवन। सभा भवन क्या है? यह भी बोलता मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। सभा भवन कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला हुआ। देखिए कौन कौन चीज मिला। अन्नागार कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। बृहद स्नानागार कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। गोदीबाड़ा कहाँ से? तो लोथल से मिला हुआ है। सभा भवन कहाँ से मिला हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। प्रशासनिक इकाई के स्वरूपों में अर्थात नगर निगम या नगर पालिका के रूप में इसको माना जा गया है। बोलता सभा भवन को क्या माना गया है? तो नगर निगम या तो नगर पालिका या फिर प्रशासनिक व्यवस्था के इकाई के रूप में माना गया है। किसको? सभा भवन को। तो देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े। हम लोग यही पढ़े कि बृहद स्नानागार में क्या होता था, लोग वहां पर जाते थे, स्नान करते थे, फिर आते थे। और बृहद स्नानागार क्या था? 39 फीट का लंबा था और 23 फीट का चौड़ा था और गहरा था कितना? 9 फीट का गहराई थी। फिर हम लोग देखे कि अन्नागार। अन्नागार क्या था? तो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है अन्नागार। और एक बोलता है यह मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत कौन था? तो अन्नागार ही था। गोदीबाड़ा हम लोग जानते हैं, तो गोदीबाड़ा लोथल से प्राप्त हुआ है। ये एक बंदरगाह था। यहाँ से विदेशों में आयात निर्यात किया जाता था। जो भी सामानें आती थी सो कहाँ पर आते थे? तो लोथल में। और लोथल से सब जगह भारत में डिब्यूट होता था। यहाँ से जो भी सामानें जाती थी तो पहले लोथल जाता था, फिर लोथल के बाद में धीरे धीरे कहीं पर विदेशों में भेजा जाता था। इराक में, मेसोपोटामिया में, ये सब इलाका में भेजा जाता था। आज भी ऐसा ही बंदरगाहों पर सभी सामान पहुंचते हैं, विदेशों में जा करके बिकते हैं। आगे हम लोग देखे क्या कि पुरोहित का बोलता है आवास। तो उसमें हम लोग देखे क्या कि बोलता है या भी मोहनजोदड़ो के बोलता है बृहद स्नानागार के समीप में बोलता है मिला है, जिससे स्पष्ट होता है कि पुरोहित बोलता है पुरोहित जो थे सो बोलता है पुरोहित का प्रथम स्थान था ये। हड़प्पा सभ्यता के बोलता है किसी भी स्थल से मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। सभा भवन क्या था? बोलता है सभा भवन एक मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। ये प्रशासनिक इकाई के बोलता है स्वरूपों का स्वरूपों में अर्थात बोलता है ये नगर पालिका या बोलता है नगर निगम का इलाका होता था। सभा भवन को माना जाता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं। आगे हम लोग देखेंगे। तो मोहनजोदड़ो के बारे में सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना भाई साहब? हेलो हेलो। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग देखेंगे प्रमुख स्थल वगैरह।